Hello everyone, class 10th. How are you? I hope you all will be fine, guys. So today we are going to discuss on the chapter number 3rd, that is metal and non-metal. All aspect such as the physical properties, chemical properties, and how it extract from the factory and how we refine. Okay, so all these things we involves in this session. Okay, so without any waits, let's look. ये आपको ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के ये वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो कि पूरा कंप्लीट मेटल और नॉन मेटल, ये क्लास 9th का है। एक्चुअली आपका क्लास 10th का भी है, केमिकल इक्वेशन का फर्स्ट ये है, और दूसरा जो हमने अभी चैप्टर कंप्लीट किया है वो भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। यूट्यूब पर आपके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे इसको कंप्लीट रिवीजन के साथ में। तो ये PK25 पेज ऐसा, फिर आकर के यहाँ देखना है, आगे बढ़ना है बच्चों। दैट इज़ आवर वेबसाइट। इसमें भी आपको आई थिंक एक्टिव रहना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में कौन कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें जानना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। दैट इज़ अ मेटल, तो आप देख सकते हैं दैट इज़ अ निकिल, गोल्ड इस तरीके से रहता है, प्लेटिनम और कॉइन्स और टिन एंड लेड। ओके, तो कुछ मेटल्स के नाम हैं, आगे बढ़ेंगे। यस, नॉन मेटल में आप देखेंगे तो नॉन मेटल में आपका आ जाता है आपका डायमंड, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एंड बोरॉन, सिलिकॉन। ओके, सो मैनी नॉन मेटल आर इन्वॉल्व इन दिस स्लाइड, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे। यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को समझें। यदि ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कभी लिखने की चीज़ें बोली जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में लिखने के लिए कभी बोली जाती है, और कभी कल इसके बीच में यदि डिफरेंस लिखने के लिए बोला जाता है, तब आप में कभी भी किसी तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी यदि आप ये सेशन कंप्लीट कर लेते हो तब। ओके, चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो आपके दिलो दिमाग में रखने के लिए, आपको चीज़ें समझने के लिए बड़ा आसान होगा। ओके, कौन कौन सी चीज़ें हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की? जब कभी भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे उसकी शेप की, किसी भी पर्टिकुलर मेटल की। जब कभी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाएगी तो बात करेंगे अपन लोग साइज़ की, कलर की, ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। ओके, और कोई चीज़ है जिसमें शामिल है, यस, डेंसिटी की बात करते हैं इसमें हम, डेंसिटी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ का, नॉन ओनली द मेटल, किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तब हम इन सारे चीज़ों को, इन सारे पॉइंटों को दिमाग में रखते हैं, और इन्हीं के बेसिस पर जितने भी इनके प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अपन लोग लिखते हैं। क्या है, उस पर्टिकुलर मेटल का, पर्टिकुलर थिंग्स का, सब्सटेंस का शेप कैसा है, उसके बेसिस पर साइज कैसा है, कलर कैसा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेंसिटी क्या है, इसकी बेसिस पर। एक और चीज़ है, दूसरा है, नेक्स्ट वाला है कंडक्टिविटी, कि वह इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्टिविटी करता है कि नहीं। ओके, तो इसकी बेसिस पर भी हमें इस मेटल के प्रॉपर्टीज़ को समझना है। ये मिटा देता हूँ और आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ओके, दैट इज़ योर फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो ये यहाँ आप देख सकते हैं दैट इज़ अ गोल्ड, ये कुछ यूटेंसिल है। ओके, सो मेटल आर जनरली लेस्चर। सो यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस्चर? ओके, सो लेस्चर इज नथिंग बट द शाइनिंग, मतलब जो जितने भी मेटल होते हैं वो शाइन करते हैं, चमकते हैं। कैसे? ओके, मेटल हैव द लेस्चर, दिस मेटल दे आर द शाइनिंग। ओके, मतलब जो मेटल होते हैं जनरली शाइन करते हैं, लेस्चर होते हैं। उसमें हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों गोल्ड का, दैट इज अ गोल्ड, ये आपका गोल्ड है, और कॉपर का ये भी शाइन करता है, सिल्वर, आयरन एंड एक्सेट्रा। ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ एग्जांपल हैं जो शाइन करते हैं। ओके, और जो मेटल का बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है दैट मीन्स कि ये शाइन करता है, लेस्चर होता है प्रॉपर्टीज़ में। आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ द डक्टाइलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल? डक्टाइल नेचर, क्या मतलब है डक्टाइल नेचर? मतलब मेटल को पीट के, या जब कभी भी हम बीट करें मेटल को, किसी भी तरीके के मेटल को, तो उसमें थिन वायर में बदला जा सकता है उसको। ओके, और मेटल की यही प्रॉपर्टी डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है। कैसे?
मेटल आर डक्टाइल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर। ओके, तो जो मेटल होते हैं जनरली डक्टाइल होते हैं और इसको बीट करने के बाद हम इसको थिन वायर में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो फिर से वही एग्जांपल आ जाएगा, सच एज गोल्ड को हम वायर बना सकते हैं, कॉपर का वायर बना सकते हैं, सिल्वर के वायर बना सकते हैं और आयरन के वायर बना सकते हैं। तो इनमें आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कुछ मेटल है, इन मेटलों को किस तरीके से वायर में बदला गया है इसके बारे में आपको चीज़ें देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। मेटल हैव डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी, इसको देखेंगे। सो मेटल हैव हाई डेंसिटी। कैसे, हम कैसे जनरली बोल दें कि मेटल के पास जो हाई डेंसिटी होती है, तो आपको सामने स्लाइड दिख रही होंगी कि मेटल जो जनरल होते हैं वो हाई डेंसिटी वाले होते हैं। दैट मीन्स यहाँ देख सकते हो आप कुछ तरीके से वो एक्सरसाइज करने वाली चीज़ें रखी हुई हैं, ये वाला डेंसिटी। दैट मीन्स मोस्ट मेटल हैज हाई डेंसिटी बिकॉज ऑफ दैट दे आर हैवी फॉर देयर क्या लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रही चीज़ें, फॉर देयर साइज। ओके, तो यहाँ बोला गया कि जो मेटल होते हैं जनरली डेंसिटी होते हैं, और इसलिए क्योंकि जो मेटल है वह क्या होते हैं, साइज में हैवी होते हैं। ओके, इस वजह से स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर एक्सप्लेनेशन, कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो मेटल हैव हाई डेंसिटी, इनके पास बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी रहती है और इनके बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में कुछ ज़्यादा गैप नहीं रहता। इसकी वजह से हम इसको दबाने में और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर बात करें तो हमें ज़्यादा प्रेशराइज या फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो इनके एटम हैं वह क्लोज टुगेदर रहते हैं, बहुत पास रहते हैं, जिनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दैट मीन्स एक पार्टिकल्स के साथ में दूसरे पार्टिकल के जो बीच एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वह बहुत ज़्यादा होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो ये डक्टाइल नेचर भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। दैट इज अ कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यू नो जितने भी मेटल होते हैं जनरली ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दैट मीन्स ज़्यादातर जो मेटल हैं बोले जाए तो ऑल मेटल ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं। सच ऑफ प्रॉपर्टीज वेयर द इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू देम एंड दिस प्रॉपर्टीज नॉन एज द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ओके, तो हीट को भी अपने में से जाने देते हैं और यही प्रॉपर्टी इनकी कंडक्टिविटी कहलाती है, कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। लिखा क्या है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो मेटल होते हैं वह हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं। दैट इट इज अलाउड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू ईजिली। ओके, तो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को आसानी से पास हो जाए इसके लिए ये परमिशन दे देते हैं। एग्जाम्पल वही कि मेटल के एग्जाम्पल में तो आपको वही चीज़ें आएंगी फिर से, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और आयरन। ओके, यहाँ देख सकते हो नीचे आग जल रही है, ऊपर मेटल लगा हुआ है, मेटल के अंदर कुछ सामान रखी हुई है, खाने वाली चीज़ें। तो यहाँ से आग की जलने की वजह से, फायर की वजह से हीट जनरेट होगी और हीट जो है यहाँ से इस मेटल के थ्रू पास हो जाएगा और अंदर वाली चीज़ें पकने लगेंगे। दूसरा क्या है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होते हैं। दैट मीन्स ये विद्युत लाइन दिखाए गए हैं, विद्युत टावर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी टावर है, इसमें वायर जो लगे होते हैं वो भी एक तरीके के मेटल के ही बने होते हैं, जो इस बात का प्रूफ करते हैं कि जो मेटल होते हैं जनरली कंडक्टर होते हैं हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का। आगे बढ़ेंगे। जो मेटल हैं वह सोनरस होते हैं। दैट मीन्स जब कभी भी इनको हिट किया जाए, बीट किया जाए तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल आर सोनरस, इट मीन्स दैट मेक अ साउंड व्हेन हिट विद अ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के बाद हम इसको पीटे या हिट करें तो इसमें से एक ब्रिंगिंग साउंड निकल के आती है, जिसको हम सोनरस प्रॉपर्टीज कहते हैं मेटल का। लेकिन आपने देखा होगा दैट मेरे पास ये है, दैट इज अ मार्कर, इसको मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ में टकराऊं तो इतना मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस तो नहीं होगा। साउंड प्रोड्यूस होगी, बात मुझे भी समझ में आती है, बट नॉट अ रिंगिंग साउंड। ओके, दैट्स वाई जो मेटल हैं जनरली ये क्या होते हैं, आपका सोनरस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये घंटी है। ओके, तो घंटी मेटल के बने होते हैं, बेल बजाने पर बजते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग बेल, स्ट्रिंगिंग ऑफ द गिटार एंड एक्सेट्रा। ओके, तो गिटार में भी देख सकते हो कुछ इसमें मेटल के वायर लगे होते हैं जिसकी वजह से साउंड राइज होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यस, दैट इज अ हार्डनेस एंड द सॉफ्टनेस। ओके, जो मेटल हैं आर द जनरली हार्ड इन अ नेचर, मतलब जो मेटल हैं जनरली हार्ड रहता है नेचर पे। जैसे आप ये देख सकते हो हमर्स को, ओके, हमर्स देख सकते हो, नेचर रहते हैं हार्ड नेचर के रहते हैं। एग्जांपल में आयरन, कॉपर, गोल्ड और एक्सेट्रा कर सकते हो, ये जनरली हार्ड रहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों।
Yes, that is a malleability in character. What is the meaning of malleability in character? Malleability character का जनरली मीनिंग हम देखेंगे कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको पीटने के बाद थिन पतली सीट में बदला जा सके, कन्वर्टेड इनटू द थिन सीट, ओके, थिन सीट में बदला जा सके, तो इसकी ऐसी प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाती है। मेटल आर द मेलेबल दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू द थिन सीट, मतलब ये मेलेबल होते हैं, इसको पीटने पर ये थिन सीट में बदल जाते हैं, पतली सीट में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सीट को हमर से पीटिए, एग्जाम्पल में आप आयरन का सीट बनाते हैं, कॉपर का सीट बनता है, गोल्ड का सीट बनता है, एल्यूमिनियम के सीट बनते हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे मेटल की। सिंपल सा मतलब है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वह बहुत अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में घेरे रहते हैं। इस वजह से सिंपल सी बात है कि इनको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स वाई इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एग्जाम्पल वही आ जाएंगे, आयरन भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जब जाके पिघलता है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सबको यदि हाई टेम्परेचर दिया जाए तभी ये मेल्ट होते हैं या बॉयल होते हैं। आगे बढ़ेंगे, यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। अभी तक जो हमने बात किया किस किस बात तक कि लेस्चर होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं, मेलेबल होते हैं, ओके, कंडक्टर होते हैं, देन इसके बाद क्या सॉनरस होते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज हम अभी तक मेटल के पढ़ रहे थे। अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं नॉन मेटल के। तो जनरली हम इसको समझते हैं कि नॉन मेटल में क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल में पूरी तरीके से जो फर्स्ट के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मेटल के वो जस्ट अपोजिट होता जाते हैं। दैट मीन्स non-metal are not luster, non-metal are not ductile, non-metal are not malleable, okay, non-metal are not sonorous, non-metal are not conduct of the electricity and heat except only the except only the graphite, okay। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लास्ट में आप लोगों को एग्जाम्पल लिख देनी पड़ती है। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का कैसा है, ये देख सकते हैं। मेलेबिलिटी नेचर के होते हैं क्या, फर्स्ट बात बोल रहा है कि जो नॉन मेटल है वह मेलेबिलिटी नेचर के होते हैं क्या, बात सिंपल सी है, नहीं होते, क्योंकि मेटल को पीटने के बाद तो उसके थिन सीट बदलने से रहा। आप, मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास मार्कर है, मार्कर को यदि मैं बीट करूँ पीटूँ तो क्या ये पतली सीट में बदल सकता है? आंसर इज नो, दैट्स वाई द नॉन मेटल आर जनरली नॉट मेलेबल, ओके। कैसे देखिए, नॉन मेटल आर द नॉट मेलेबल बट दे आर ब्रिटल, दैट मीन्स ब्रेक ईजिली। दैट मीन्स जो नॉन मेटल होते हैं वह मेलेबल तो नहीं होते, लेकिन इनको पीटने पर जनरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिमिलर पीसेस में, जैसे चौक, ओके, चौक को पीटोगे कि नॉन मेटल है वो, ओके, चौक को पीटोगे तो बारीक बारीक टुकड़े में, स्मॉलर वन में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं सल्फर एंड फास्फोरस एक्सेट्रा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, डक्टाइल होते हैं क्या? नहीं, डक्टाइल भी नहीं होते, इनके थिन पतली वायर नहीं बनाई जा सकती, ओके, तो डक्टाइल भी नहीं होने चाहिए। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, डक्टाइल नहीं होते, एग्जाम्पल वही आ जाएगा सिलिकॉन और बोरॉन, डक्टाइल नहीं होंगे। सॉन्ड्रस नहीं होंगे, क्या नॉन मेटल को पीटने पर आवाज आती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है क्या? नॉन मेटल आर नॉट सॉन्ड्रस, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस व्हेन हिट विद अ हमर। हमर से हम किसी नॉन मेटल को यदि पीटे तो किसी तरीके से हमें कोई साउंड राइज होता नहीं लगता, और इसी वजह से ये सॉन्ड्रस कैरेक्टर को भी फॉलो नहीं करता, ओके बच्चों। ब्रोमाइन एंड फ्लोरीन एक्सेट्रा। आगे बढ़ेंगे, डेंसिटी, यस, डेंसिटी भी कम होगी, क्यों? मेटल की कंडीशन पर डेंसिटी ज्यादा होती थी, इसमें डेंसिटी थोड़ा लो होना चाहिए। नॉन मेटल आर जनरली हैव लो डेंसिटी, कम डेंसिटी के होते हैं, एग्जांपल हाइड्रोजन और कार्बन, ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। बात सिंपल है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा लो होती है कंपेरिजन टू द मेटल। नॉन मेटल हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमाइन को दे दीजिए, फ्लोरीन को दे दीजिए, इनको बहुत जल्दी से मेल्ट किया जा सकता है, बहुत जल्दी से बॉयल किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, दैट इज हार्डनेस एंड द सॉफ्टनेस, हाँ इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आ सकता है, बट नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, ओके, तो सही है, थोड़ा सा बात सही है कि जो नॉन मेटल होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, ओके। तो यहाँ एग्जाम्पल पे कार्बन देख सकते हो और फास्फोरस, ओके, ये सॉफ्ट होते हैं, हार्डनेस नहीं है ज़्यादा इनमें। आगे बात करेंगे कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये भी बात मैंने बोला था आपको कि नॉन मेटल एक्चुअली जनरली क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लो कंडक्टर होते हैं, मतलब कुछ को छोड़ करके नॉट कंडक्टर भी बोल सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक तरीके का नॉन मेटल बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ओके। देखते हैं बच्चों,
नॉन मेटल आर जनरली बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर रहते हैं, नॉट तो नहीं कह सकते, बैड मतलब बहुत बुरे, नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयोडीन एग्जांपल ले सकते हो और नियॉन, ये नॉन मेटल है। आयोडीन भी बोला जाता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बट बैड कंडक्टर, इतने अच्छे से उसमें से होकर के चीजें पास नहीं होती, एक्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे, यस, एक्सेप्शन केसेस। एक्सेप्शनल केसेस कब है कि कुछ नॉन मेटल जितने भी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते उसमें भी एक्सेप्शन आ जाए। तो मैंने अभी आप लोगों के सामने एक बात रखी कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कार्बन एंड द फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट इज एंड द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक अ मेटल। ओके, बात मैंने बताई आपको। ग्रेफाइट जो है जिसके बारे में आपको जिक्र करा था वही है, और ग्रेफाइट को आप देखना चाहते हैं तो जो आपके पेंसिल का नोक होता है वही ग्रेफाइट है, कार्बन की बनी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर किस तरीके से होती हैं, तो कुछ इसमें भी देख सकते हो। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, जो आयोडीन है नॉन मेटल है, बट दैट इज अ शाइनिंग, हैविंग अ शाइनिंग सरफेस जस्ट लाइक अ मेटल, मेटल के जैसा शाइनिंग सरफेस इसका रहता है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो एल्काली मेटल जो होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्काली मेटल? एल्काली मेटल लाइक बेस लाइक बिहेवियर मेटल, ओके। ये क्या होते हैं, सच एस लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट। ये तीन अलग अलग मेटल जो कि सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक अ नॉन मेटल, बट ये मेटल है सब, लेकिन ये सॉफ्ट है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मेटल है, बट ये कैसे हैं, सॉफ्ट है, जस्ट लाइक अ नॉन मेटल। कार्बन की बात करें, इन द फॉर्म ऑफ द डायमंड इज अ नॉन मेटल विच आर एक्सट्रीमली हार्ड। एक डायमंड की बात करूं, दैट इज दिस वन, ये एक नॉन मेटल है बट बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शन थे। आगे बढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट। तो मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी इज अ मेटल बट इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो आपका मर्क्यूरी है वो एक तरीके के, जिसका फार्मूला आपका Hg होता है बच्चों, ये एक नॉन मेटल है बट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म पर, सॉरी नॉट अ नॉन मेटल, मेटल है। मर्क्यूरी एक तरीके का मेटल है बट रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म पे अपने आप को एग्जिस्ट करता है, रखता है। आगे बढ़ेंगे, दैट इज अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के किसके बीच में क्या बोली गई है, देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सेजियम एंड गैलियम मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये 3-4 मेटल हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह लो होता है, जबकि हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि जनरली इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वह हाई रहती है। इसी वजह से कुछ एक्सेप्शन है इसमें। डायमंड इज अ नॉन मेटल बट इस हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बट डायमंड की बात करो तो आपको पता है डायमंड एक नॉन मेटल है पर इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हमने पहले वाले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा है नॉन मेटल को, उसमें हमने ये देखा कि नॉन मेटल के पास में जनरली ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। यस, डेंसिटी की बात करें तो एल्काली जो मेटल होते हैं सच एस लिथियम, सोडियम एंड द पोटेशियम हैव लो डेंसिटी जस्ट लाइक अ नॉन मेटल। तो उनके पास कुछ मेटल हैं जिनका जो डेंसिटी है वो भी कम होता है जैसे कि नॉन मेटल में होते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम दूसरा बेसिस पर देखने वाले हैं इसको, आगे बढ़ेंगे। बढ़िया। सो मेटल और नॉन मेटल के आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत बारीकियों से, बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो हम इनमें उन चीज़ों को बस शामिल करेंगे जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 है आपका। यस, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया है कि जो मेटल होते हैं वह सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट ओनली द मर्क्यूरी। मेटल आर हार्ड होते हैं मेटल एक्सेप्ट ओनली द लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मेटल है मेटलिक लेस्टर, शाइनिंग होते हैं, जो मेटल होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, ये भी बात सही है। ओके, मेटल आर द मेलेबल होते हैं, बात सही है। मेटल आर डक्टाइल होते हैं, ये भी बात सही है। मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, ये भी बात सही है। कुछ चीज़ों को छोड़ करके गैलियम और सीजियम को छोड़ दे तब हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव मेल्ट इन द पाल्म ऑफ द हैंड। ओके, मेटल है द हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बात सही है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी बात सही है, हमने अभी पढ़ा है। मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर द सोंड्रस इन अ करेक्टर। ओके, आगे बढ़ेंगे। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। ओके, देखते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं मे बी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस फॉर्म पे रह सकते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। लिक्विड के फॉर्म पर रहते हैं ब्रोमीन, और गैस के फॉर्म पर आप कह सकते हो ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को।
आगे बात करेंगे, नॉन मेटल जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं बच्चों, एक्सेप्ट ओनली द डायमंड। ओके, नॉन मेटल जो है लेस्चर नहीं होते, एक्सेप्ट ओनली द आयोडीन, आयोडीन लेस्चर होता है, एक्सेप्शन है। नॉन मेटल आर मेलेबल, नॉट मेलेबल होते हैं, नॉट डक्टाइल होते हैं, नॉट मेल सॉलिड और लिक्विड हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है। नॉन मेटल आर विच आर द सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल के पास में बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यह बात हमने पढ़ी अभी। नॉन मेटल आर द नॉट सोनरस। आगे बढ़ेंगे, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, उसमें अपन लोगों को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, जो मेटल होते हैं जनरली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, और क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड। देखिए, दैट इज अ कॉपर, कॉपर को यदि हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएं तो क्या मिलेगा आपको, 2 कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, जो कि एक तरीके का मेटल ऑक्साइड है। तो हमारे दिमाग में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में ये जरूर रहना चाहिए कि जो मेटल है वह ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये भी है, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड देता है। आगे देख लीजिए, उसी तरीके से एग्जांपल होने चाहिए। सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा H2O के साथ में, यहाँ से केस थोड़ा सा बदल रहा है। H2O के साथ में यदि केस रिएक्ट करता है तो NaOH बनाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। पोटेशियम ऑक्साइड जो है H2O के साथ में रिएक्ट करेगा और 2KOH, दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, बात करते हैं किसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। ये आपके बुक में क्वेश्चन से मैच करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दैट मीन्स सच क्या देखना है इसमें, देखते हैं सम मेटल ऑक्साइड सो, अच्छा कुछ मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको अपन लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसा जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इनको रफ कर देते हैं जहां जहां हमने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, एम्फोटेरिक का बोल रहा था ना, चलिए देख लेते हैं बच्चों। दैट इज अमोनिया ट्राई ऑक्साइड, सॉरी नॉट एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, दैट इज रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट्स फॉर्म द एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस द H2O मॉलिक्यूल्स। ओके, सो वही है, एसिड के साथ में भी रिएक्ट करे और बेस के साथ में। कुछ ऐसे मेटल या मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ में भी रिएक्ट करे और बेस के साथ में। तो आपका जो HCl है ये एक तरीके का एसिड हो गया, इसके साथ में भी रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ये सॉल्ट बना रहा है। और यदि ये बेस के साथ में भी रिएक्ट करे, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में भी जो मेटल ऑक्साइड यदि रिएक्ट करता है तो ये सोडियम एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड बनाता है, ये सब। ओके, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी समझ में आए होंगे, आसान है, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट मेटल विद द ऑक्सीजन इज डिफरेंट, मतलब अलग अलग मेटल का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टिविटी जो है अलग अलग होती है। कैसे, अ मेटल लाइक पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट द vigorously with oxygen and catch fire, it keep in open, hence they are stored in the kerosene to prevent burning. ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ आप इंपॉर्टेंट करके इसको समझ लीजिए। क्या है इसका क्वेश्चन, आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि why we should keep the सोडियम मेटल इनसाइड ऑफ द केरोसिन ऑयल, मतलब सोडियम मेटल को अपन लोग केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं। तो बात समझ में आई होगी कि जो सोडियम है वह बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल है। जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है तो ईजिली इसमें आग लग जाती है, फायर को कैच कर लेता है। इस चीज़ से बचने के लिए इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि आग उसमें ना पकड़े। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाता है। मैग्नीशियम के केस में क्या है, इफ़ मैग्नीशियम इज हीटेड, यदि मैग्नीशियम को हीट किया जाए तो ये जलने लगती है और ब्राइट फ्लेम के साथ में जलती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्राइट फ्लेम, आपने देखा होगा घर का गैस स्टोव, वो जलती है तो उसका फ्लेम ब्लू कलर का आता है, लाइट ब्लू कलर का आता है। बट यदि मैग्नीशियम को हम हीट दें या उसको जलाएं तो वाइट कलर के साथ में जलती है। ओके, ये बात भी समझनी चाहिए। इफ़ आयरन इज हीटेड, ए ग्लो ब्राइटली, यदि आयरन को हीट किया जाए तो ग्लो ब्राइटली निकलती है इसका फ्लेम।
इफ कॉपर इज हीटेड, कॉपर को हीट किया जाए तो इट डज नॉट बर्न, कॉपर को हीट करने पर कॉपर जलता नहीं है, बट फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ अ कॉपर ऑक्साइड, पर अपने ऊपर ब्लैक कोटिंग जमा लेता है, जिसको ब्लैक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ब्लैक ऑक्साइड तो नहीं बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड का परत जमा लेता है। सिल्वर और गोल्ड को ये डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जो सिल्वर है मेटल है, गोल्ड भी है मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते इवन अ हाई टेम्परेचर, यहाँ तक कि इनको हाई टेम्परेचर दिया जाए तब भी। Some metal like a magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. form an oxide layer over its which prevent the further oxidation. Okay, तो कुछ मेटल है हमारे पास बच्चों, that is the first one magnesium, that is the second one, that is the aluminium, third one it is the zinc, okay, third one और lead, Pb. Okay, ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं ओवर द अपने ऊपर सरफेस के ऊपर, जो कि ऑक्सीडेशन वाले जो प्रोसेस है उसको रोकते हैं, और दे आर कॉल्ड द सेल्फ प्रोटेक्शन मेटल, और इसी वजह से इनको सेल्फ प्रोटेक्शन मेटल भी बोला जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के बेसिस पर कि सेल्फ प्रोटेक्शन मेटल किन को बोला जाता है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो MAZL, मजल से याद कर सकते हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये ऐसे मेटल हैं जो कि सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल भी कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, दैट इज द रिएक्शन विद द वाटर, यदि मेटल को वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाएंगे। आपने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिया मेटल का कि जो मेटल होते हैं ये ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड देते हैं, बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि यदि कोई मेटल है वह वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट कर रहा है तब वो क्या फॉर्म करेगा। तो मेटल रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बात सही है कि वहाँ भी मेटल ऑक्साइड बन रहा था और वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तब भी मेटल ऑक्साइड ही बनेंगे, बट इस केसेस में मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनने के चांसेस रहते हैं। कैसे देखते हैं, ये आपका सोडियम है, रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो सिंपल सा मतलब है कि सोडियम जो है अपने साथ में OH यहाँ से ले लेगा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और H2O गैस रिलीज हो जाएगी। हाँ, यहाँ कंपलसरी बेटा कि H2O गैस रिलीज हो, और ऊपर साइन लगा देते हैं इस वजह से क्योंकि जो H2O गैस है एक तरीके की गैस है और वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। पोटेशियम का रिएक्शन आप H2O के साथ में करवाओगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये भी आपका एनवायरनमेंट में चली जाएगी। कैल्शियम के साथ में यदि हम बात करें तो कैल्शियम भी एक तरीके का मेटल है और इसके साथ में यदि H2O मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है। हाँ, अब इस केसेस में देखो हाइड्रोक्साइड बनी, एक्चुअली वहाँ भी हाइड्रोक्साइड बना था और H2 गैस निकलती है जो कि एनवायरनमेंट में चली जाती है। एल्यूमिनियम का H2O मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करिए, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड और H2O गैस निकलेगी, एनवायरनमेंट में जाएगी। आयरन का H2O के साथ में रिएक्ट करोगे, आयरन ट्राईऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर पे जाएगी। बात समझ में आई। आगे क्या लिखा गया है देखते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद द वाटर इज डिफरेंट, मतलब कुछ रिएक्टिविटी है मेटलों का जो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं और कुछ अलग तरीके से प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। कैसे? सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट द वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैच फायर। ओके, तो यहाँ बोला गया है कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो कि वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठंडे पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं, और जो सोडियम है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ओके, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और इससे आसानी से आग जो है कैच हो जाती है, पकड़ लेती है। ओके, कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम रिएक्ट करती है लेस वायलेंटली वाटर के साथ में टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है और क्या होता है बच्चों, एंड वाटर फॉर्म करती है, डज नॉट कैच फायर। बट कैल्शियम के केसेस में आग नहीं पकड़ता, कैच नहीं होती। मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ में, गर्म पानी के साथ में, टू फॉर्म अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम की बात करूं, आयरन की बात करूं, जिंक की बात करूं, ओके, ये क्या करते हैं, ओनली रिएक्ट विद द स्ट्रीम ऑफ फॉर्म, मतलब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं बट वाटर के स्ट्रीम फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। स्ट्रीम जस्ट लाइक अ भाप, ओके, उसकी वो वाले फॉर्म पे रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं बच्चों। ओके, लास्ट देखेंगे मेटल लाइक अ लेड की बात करूं, कॉपर की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कि जो मेटल है जनरली वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद क्या चीज़ें देते हैं, मेटल ऑक्साइड देंगे और
मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे और दूसरा होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ओके, तो यदि इन थोड़े थोड़े पॉइंटों को आप दिमाग में रखते हो तो आप यकीन मानो कि आपसे चीज़ें भुलाएंगे नहीं और आप अच्छे से सॉल्व करके आते हैं क्वेश्चन पेपर को। आगे बढ़ते हैं। यस, रिएक्शन विद द एसिड, एसिड का रिएक्शन, सॉरी मेटल का रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाएं तब क्या होगा, देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सा मतलब है कि मेटल का यदि रिएक्शन हम एसिड के साथ करें तो सॉल्ट फॉर्म होती है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ये आप एग्जांपल देख सकते हो। मैग्नीशियम जो है रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो क्या बनाएगा आपका बच्चों, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोक्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। Fe जो है दैट मीन्स आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी, आयरन क्लोराइड बनाएगा और H2O गैस रिलीज होगी। और जितने जगह H2O गैस रिलीज हुई है उसके सबके जगह आपको ये एरो लगाना है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जितने जगह हाइड्रोजन गैस निकलेगी वह आपके एनवायरनमेंट में चली जाएगी। आगे देखते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ मेटल टू मेटल, दो रिएक्टिविटी है अलग अलग फॉर्म पे मेटल टू मेटल फॉर दोस अबव मेटल दैट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। ओके, तो मैं बात करूं इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, कोई भी मेटल की रिएक्टिविटी फॉर्म कैसी है, तो देखिए यहाँ देखिए मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फिर जिंक, जिंक के बाद आयरन। ओके, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। तीन मेटल ऐसे हैं जिसमें आप कह सकते हो कॉपर का, सेकंड वन सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों मेटल जो है कभी भी किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते, जबकि ज़्यादातर जो मेटल है वो रिएक्ट करते हैं और कुछ सॉल्ट और H2 गैस रिलीज करते हैं। बट इन तीन केसों में जैसे कॉपर सिल्वर और गोल्ड, इनके केसेस में ऐसा नहीं होता, ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन गैस जो है इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, कि देखिए कोई मेटल यदि नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है दैट मीन्स HNO3 के साथ में, तब ऐसे केसेस पर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। यहाँ हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होना है कंपलसरी है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि कॉपर सिल्वर गोल्ड ये मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करती, और दूसरा हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज नहीं होता किस केसेस में, यदि हम मेटल का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएं तो। इसलिए क्योंकि जो बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट एंड इट्स ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ प्रोड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसको मैं मिटा देता हूँ, कहाँ कहाँ हमने चीज़ें लगाई हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद द मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन पे किस तरीके से जो मेटल है उसका रिएक्शन होता है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट मीन्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब पहले से जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें से कोई हाई रिएक्टिव मेटल जो है लो रिएक्टिव मेटल को वहाँ से रिप्लेस कर देता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम है और कॉपर सल्फेट है, तो क्या करेगा, यहाँ जो है मैग्नीशियम जो है कॉपर को रिप्लेस करेगा और इसके जगह में बैठ जाएगा और कॉपर बेचारे को अलग कर देगा। देखिए मैग्नीशियम खुद बैठ गया, मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। दूसरा देख सकते हो जिंक, जिंक जो है यदि रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ में तो जिंक बेचारा कॉपर को यहाँ आएगा और बोलेगा चल हट यहाँ से, खुद इसके जगह पर बैठेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। ओके, आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को किस तरीके से, देखिए आयरन ये है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आयरन जो है इसके साथ मिक्स होगा, कॉपर को यहाँ से बाहर हटा देगा और खुद क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट कॉपर अलग। ओके, तो यहाँ कुछ डायग्राम दिए गए हैं बच्चों। रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मैग्नीशियम पाउडर है, ये भरी गई है, ब्लू कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन, तो ये मैग्नीशियम डाला जा रहा है, तो आपको पता है क्या होना है, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा और इसके कलर को कलरलेस कर देगा और पीसेस ऑफ कॉपर नीचे जम जाएंगे कुछ इस तरीके से। देखो तो इसका कलर किस तरीके से चेंज हो गया, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये पहले कॉपर सोल्यूशन का ब्लू कॉपर सल्फेट था। ओके, बट जैसे ही हमने मैग्नीशियम डाला तो मैग्नीशियम क्या करता है, बोलो कॉपर सल्फेट में खुद मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो देखो कॉपर जो थे वो ये पार्टिकल के तौर पर आ गए, पार्ट्स के तौर पर आ गए और खुद इसको कलरलेस कर दिया। दूसरे केसेस में क्या है, आयरन नेल है,
आफ्टर 20 and 15 मिनट ब्लू सल्फेट कॉपर सोल्यूशन है, कॉपर सोल्यूशन पे जैसे हम आयरन को डालते हैं तो इसके बाद इसको कलर रिलेन कर देता है और ग्रीन आयरन में बदल देता है, सॉरी ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन बदल देता है कॉपर मेटल ऑन आयरन। और आफ्टर में इस चीज़ देखने को मिलती हैं आपको, जो कलर के बेसिस पर आपको आसानी से समझ में आ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, फिर भी शॉर्ट टर्म से देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो मेटल है वह हाई रिएक्टिविटी होते हैं, मोस्ट रिएक्टिविटी होते हैं। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी मेटल है, सोडियम दूसरे नंबर का, कैल्शियम तीसरे नंबर का, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। रिएक्टिविटी डिक्रीज कहाँ से होती है? आपका जिंक से कम होता है। कैसे? जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ओके, मर्क्यूरी और इसके बाद सिल्वर। और लीस्ट रिएक्टिविटी में बात करें, सबसे कम रिएक्टिविटी की बात करें तो वो होता है आपका गोल्ड। ओके, आपको सिर्फ इसमें से इतना ही आपको समझना था। आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट इज द मेटल नॉन मेटल रिएक्ट, कि यदि मेटल और नॉन मेटल को बीच में रिएक्शन कराई जाए तब क्या होगा? सिंपल सी बात है, लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन, so they are called the electropositive element. What is the meaning of electropositive element? electropositive element का मतलब होता है कोई ऐसा मेटल जिसके पास में एबिलिटी हो टू लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे मेटल को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे। उसमें आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो सोडियम का। जैसे ये सोडियम जो है, इसके पास में टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। और इसका यदि डिस्ट्रीब्यूशन करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो 2, 8 और 1 आएगा। जब 2, 8 और 1 आता है तो आपको पता है कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है लास्ट वाले को, तो इससे अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। इसी वजह से हमेशा सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और अपने आप को प्लस चार्ज लगा लेता है, और इस तरीके से हम सोडियम को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। नॉन मेटल के केस में क्या है बेटा? जो नॉन मेटल होते हैं जनरली मेटल द्वारा छोड़े गए, मेटल द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल में मैं बेस्ट एग्जांपल ले सकता हूँ आपका क्लोरीन का। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो ये हो जाएगा आपका 2, 8, 7। दैट मीन्स लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते तो अपने आप को स्टेबल कर पाता, और जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ सोडियम रिलीज करता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है ये। ओके, और एक्सेप्ट करने के बाद ये अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को रख लेता है, और इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से जो क्लोरीन है अपने साथ में माइनस आयन दे देता है, और ये इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं किसको? क्लोरीन जैसे एलिमेंटों को। ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये इजीली क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और अपने आप को क्लोरीन माइनस में बदल देते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? अब ये तो बड़ा आसान सा है यार, फिर भी चलो बता देता हूँ। चलिए, इसमें ज़्यादातर पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ योर सोडियम। सोडियम का पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है? 11 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2, 8, 1 का 2, 8, 10 और 1, 11 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है तो इसको ज़रूरत है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, और क्या बना ले? सोडियम प्लस बना ले। तो यहाँ आपका बन जाएगा Na+, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जो प्लस है वह बताता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। दूसरा, आप क्लोरीन के केसेस पर देखो तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 17, और ये 2, 8, 7 में अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बांटता है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जबकि 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा था तो ये डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आ जाता है और अपने आप को जो क्लोरीन है वह Cl- कर लेता है। और जब Na+ का 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, ओके, और आपको तो पता है 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, बाकी तो बैलेंस है। और दूसरा क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर, 2, 4, 2, 6 और एक साथ। ओके, तो ये क्या करेगा? ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, और ये जो है पूरा इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, और ये साथ साथ रहने लगकर क्या फॉर्म कर लेते हैं? NaCl फॉर्म कर लेते हैं। ओके, सिर्फ हमें इतनी बात समझना है यहाँ, बाकी चीज़ें तो आप इसमें देख सकते हो क्या लिखी गई हैं। ओके, पाँच 10 मिनट और देखते हैं क्या है। 12वें स्लाइड में अपन लोग
यस, फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, किस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है उसके बारे में भी अपन लोग देखते हैं। तो बात यही है यार, जब आपको वो समझ में आ जाएगा ना, जो सोडियम क्लोराइड वाला हिस्सा है, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको। मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 में बांटा जा सकता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की वो है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना लेगा, ये 2+ बना लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब 2+, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, इसी वजह से 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्लोरीन के केस में क्या है बच्चों, क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को तो ले लेगा, लेकिन उसके पास 2 ज्यादा हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और खुद क्या बनाएगा, 2- बना लेगा। कैसे, क्लोरीन के पास 17 है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287 का, तो 288 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, देखिए 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को नीचे रखिए